जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर। जी हाँ, वो भी ट्रिक से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। जी, ट्रिक नंबर 85, काली पैंट जी का सूट एमपी का बना है। ये जो ट्रिक नंबर 85 पर लिखा है, क्या लिखा हुआ है? काली पैंट जी का सूट एमपी का बना है। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो इसके द्वारा आपको ये पता चलेगा कि परजीवी यानी पैरासाइट के द्वारा होने वाले रोग, किस परजीवी के द्वारा कौन सा रोग होता है। ठीक, चलिए, काली केवल याद हो गया, काली, ठीक है ना। तो का से हो जाएगा काला जार। क्या हो जाएगा? का से हो जाएगा काला जार। काला जार ये रोग का नाम है, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है परजीवी यानी पैरासाइट के द्वारा होने वाला रोग। और ली से हो जाएगा लिस्मैनिया डोनावानी। लिस्मैनिया डोनावानी परजीवी का नाम है, यानी प्रोटोजोआ का नाम है, जिसके द्वारा काला जार होता है, ठीक है ना। तो काली अगर याद हो गया तो का से हो जाएगा काला जार और ली से हो जाएगा लिस्मैनिया डोनावानी। काला जार परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है और किस परजीवी के द्वारा होता है? लिस्मैनिया डोनावानी के द्वारा होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। खाली अगर याद हो गया पैंट जी, पैंट जी, इतना याद करना है। तो पी से हो जाएगा यानी पा से हो जाएगा पायरिया। ये जो पायरिया रोग होता है ये परजीवी यानी प्रोटोजोआ के द्वारा ही होने वाला रोग है। पा से पायरिया, पा से प्रोटोजोआ। ठीक, अब वो कौन सा प्रोटोजोआ है? तो उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा जी, लिखा हुआ है जिंजीवैलिस, ठीक है ना। एंट अमीबा जिंजीवैलिस ये परजीवी है, ये प्रोटोजोआ है, इसके द्वारा पायरिया रोग हो जाता है। ऐसे ही एक नाम मिलता जुलता नाम है पेचिस, है ना। पेचिस जो रोग होता है वो किस परजीवी के द्वारा होता? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या लिखा हुआ? एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ठीक है ना, जिसके द्वारा पायरिया होता है। लेकिन अगर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है परजीवी तो उसके द्वारा पेचिस होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सूट है ना, सूट, जो लोग सूट पहनते हैं, सूट अगर याद हो गया सूट, तो सू से हो जाएगा सोने की बीमारी। सो से क्या हो जाएगा? सोने की बीमारी। और टा से हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा। सोने की जो बीमारी है ये परजीवी यानी प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। और किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? ट्रिप्नोसोमा। सूट केवल याद हो गया तो ये याद हो जाएगा आपको, यमपी का बना हुआ है, यम और पी। एम से हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो रोग होता है ये प्रोटोजोआ या परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है। और पी से हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का नाम है, जिसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया। याद क्या करना है? काली पैंट जी का सूट एमपी का बना है, बस इतना याद करना है। ये वीडियो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनको आसानी से चीज़ें याद नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऐसे याद करें, का से काला जार, ली से लिस्मैनिया डोनावानी, पा से पायरिया, एंड से एंट अमीबा, जी फॉर जिंजीवैलिस। सूट याद हो गया तो सोने की बीमारी, टा से ट्रिप्नोसोमा, मा से मलेरिया, पी से प्लाज्मोडियम। अब समझ में आ गया होगा। चलिए, ट्रिक नंबर 86 की तरफ बढ़ते हुए, उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक यानी लीवर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक के बारे में देखिए कैसे याद करें। इसके लिए एक ट्रिक बना लीजिए, फाइन वर्क इफर्ट्स। ये 3 शब्द याद कर लीजिए। अगर ये याद हो गया तो एफ से हो जाएगा फलकर्म। फलकर्म को हिंदी में बोलते हैं आलम्ब, ठीक है ना। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एफ यानी कि फलकर्म यानी कि आलम्ब बीच में रहता है। किस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में रहता है? तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा इसकी विस्तृत वीडियो, जितने भी टॉपिक हैं उस पर विस्तृत वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देख सकते हैं। ठीक, यहां पर रिफ्रेश योर मेमोरी, रिफ्रेश योर माइंड, ठीक है ना। वर्क याद हो गया तो डब्लू से क्या होता है? वेट। डब्लू से क्या बनेगा? वेट। और वेट मतलब भार होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में रहता है। किसके किसके? आलम्ब और आयास के बीच में भार होता है। और देखिए थर्ड लिखा हुआ तृतीय प्रकार का उत्तोलक, ई फॉर हो जाएगा इफर्ट्स। इफर्ट्स यानी इसको बोलते हैं आयास। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास
बीच में होता है। किसके किसके बीच में? आलंब और भार के बीच में जब आयास होगा तो वो हो जाएगा तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसमें घुमाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे पूछेगा? किस प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है? आलंब और आयास के बीच में भार होता है, तो वो हो जाएगा द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। फिर पूछेगा आपके कि किस प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में होता है? प्रथम, द्वितीय या तृतीय? तो आयास बीच में होगा तो वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। यानी आलंब और भार के बीच में जब आयास होता है तो उसे तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। ठीक है ना? तो ये होगा। इस पर विस्तृत जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए ट्रिक नंबर 87, ये है ओलंपिक के जो छल्ले होते हैं उनके रंगों का क्रम। ठीक, क्या याद करना है? नी, पी, का, हला, है ना? इस तरीके से नी, पी, का, हला, इस तरीके से याद कर लेंगे। तो जो छल्लों का जो पांचों छल्लों का क्रम है, नी से हो जाएगा नीला, पी से हो जाएगा पीला, और का से हो जाएगा काला, हा से हो जाएगा हरा, और ला से हो जाएगा लाल। तो ये रंगों का क्रम हो गया। अब इसके साथ साथ इसके महाद्वीपों को भी, पांचों महाद्वीपों को एक क्रम से याद कर ले, है ना? तो सबसे पहले आपका यूरोप महाद्वीप, जो नीला है वो किसको प्रदर्शित करता है? किस महाद्वीप को? यूरोप महाद्वीप। पीला है वो एशिया महाद्वीप को, ठीक है ना? और पीला है जो एशिया महाद्वीप को, अफ्रीका, है ना? अफ्रीका वाले काले होते हैं तो ये काला महाद्वीप को। हरा ऑस्ट्रेलिया वाले हरे हरे होते हैं। पहले इनका ड्रेस भी हरा कुछ था, अब तो चेंज होकर पीला हो गया है। और अमेरिका वाले तो लाल लाल होते हैं, है ना? तो लाल अमेरिका हो गया, हरा ऑस्ट्रेलिया हो गया, काला जो है अफ्रीका का हो गया, और पीसी, है ना, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक प्रशांत, है ना, ऐसे एशिया पीला हो गया। और नीचे हो जाएगा यूरोप महाद्वीप, नीला जो है यूरोप महाद्वीप को। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। यानी कि नीला किसको प्रदर्शित करता है? यूरोप महाद्वीप को। पीला एशिया महाद्वीप को। काला अफ्रीका महाद्वीप को। हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। लाल अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। जो ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं जो क्रम से होते हैं। ये भी क्लियर हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको बहुत बड़ा बना सकते हैं। चलिए ट्रिक नंबर 88 की तरफ। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, रिफ्रेश योर मेमोरी। देखिए जो 4 ग्रैंड स्लैम है उनको एक क्रम से कैसे याद करें, बड़ा ही रोचक ट्रिक दिया गया है। पूछ लिया जाता है कौन किसके बाद ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, तो बड़ा ही रोचक ट्रिक है। 4 ग्रैंड स्लैम का क्रम क्या है? देखिए ऑफ व्यू, क्या लिखा हुआ है? ऑफ व्यू। क्या बोलना है? ऑफ व्यू। ठीक, आ से जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, और फा से जाएगा फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन के बाद में विंबलडन ओपन, और विंबलडन ओपन के बाद में जो अंतिम ग्रैंड स्लैम है वो है यूएस ओपन। ठीक है ना? तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन, और लास्ट में कौन सा है? यूएस ओपन। ऑफ व्यू करके याद कर लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी अंतिम। ठीक, देखिएगा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो जनवरी और फरवरी में इसका आयोजन किया जाता है। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये भी पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया वाले हार्ड बॉलिंग भी करते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया वाले की जो बॉलिंग होती है बहुत ही हार्ड होती है, फील्डिंग भी बहुत हार्ड करते हैं वो लोग। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया जो होती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी और फरवरी में हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और ये फ्रेंच, फा से क्या हो जाएगा? फ्रेंच ओपन जो होता है मई और जून में क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और विंबलडन ओपन जो है ये जुलाई और अगस्त में ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और जो यूएस ओपन है वो अगस्त और सितंबर में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये हो गया आपका 4 ग्रैंड स्लैम का क्रम। चलिए ट्रिक नंबर 89 देखिएगा। न्यूटन जागते रहो, आप भी जागते रहो। ठीक, जागने का मतलब ये है समझ के पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना। ठीक है ना? पूरी दुनिया पढ़ती है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वही आगे बढ़ता है, और जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता वो पीछे रह जाता है। न्यूटन, ठीक है ना, जागते रहो। न्यूटन ने जो गतिबल का नियम दिया था, जो न्यूटन ने नियम दिए थे तीनों, ठीक है ना, तो उसमें तीनों में जो प्रथम नियम था वो जड़त्व का नियम, दूसरा जो था गतिबल का नियम, और से जाएगा तैरने का नियम, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के द्वारा दिया गया पहला नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम। ठीक है ना? और गा से क्या हो जाएगा? गतिबल का नियम, और तय से क्या हो जाएगा? तैरने का नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे बंदूक से गोली का निकलना। ठीक है ना? तो इस पर भी विस्तृत वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ मतलब
आराम से आप पूरा देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर केवल ट्रिक दिया गया है ताकि आप जो है चीज़ों को आसानी से उसका जो माइंड मेकअप है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सको। न्यूटन जागते रहो, और न्यूटन ने जो तीनों नियम दिया था वो प्रिंसिपिया पुस्तक में दिया था। न्यूटन ही फिजिक्स के जनक है, फादर ऑफ भौतिक विज्ञान, ठीक है ना, फिजिक्स वो न्यूटन ही है। चलिए ट्रिक नंबर 90 की तरफ। आरपी ने जीके से बीए और एमए किया, बीए और एमए करके लड्डू बांटे। आपको मिला? नहीं मिला ना, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। आरपी ने जीके से बीए और एमए करके क्या बांटे? लड्डू बांटे। अगर ये याद हो गया तो आर से हो जाएगा राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम कोशिका का एक भाग है, सबको पता है, और राइबोसोम की खोज किया था पैलेड ने किया था, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। जीके से जाएगा जी फॉर गोल्जी काय, पढ़ा है आपने, खूब पढ़ा है, खाली याद ही तो नहीं है। और के से जाएगा कैमिलो गोल्जी, यानी गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, कोशिका का ये भी एक भाग है, ठीक। चलिए देखिएगा, बी फॉर हो जाएगा बायोलॉजी, और बी फॉर होता है बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरिया के जो जनक हैं, वी बैक्टीरिया थोड़ा शॉर्टकट में ही लिखते हैं, और एंटोनी वॉन, है ना, एंटोनी वॉन। वी फॉर बैक्टीरिया, ए फॉर एंटोनी वॉन। बीए भी कुछ लोग करते हैं तो बीए से ही याद कर लो, बी फॉर बैक्टीरिया और ए फॉर एंटोनी वॉन, ऐसे करके याद करेंगे तो परीक्षा में गलती नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बैक्टीरिया के फादर कौन है? एंटोनी वॉन। और बी फॉर बायोलॉजी भी होता है, ए फॉर अरस्तु भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और एम से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और ए से हो जाएगा ऑल्टमैन, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, एम में खाली याद कर लो, एम ए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था, ठीक है ना, ऑल्टमैन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण है वो सी वेंडा ने किया था, नामकरण सी वेंडा ने किया, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? ऑल्टमैन ने किया। लड्डू बांटे, है ना, तो ला से जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डूबे, यानी डी डूबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। और लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डूबे ने किया था। तो आरपी ने जीके से बीए और एमए करके क्या बांटे? लड्डू बांटे। चलिए, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। चलिए ट्रिक नंबर 91 की तरफ आते हैं, ठीक। देखो, ओवेर में भी यू है और ओमेन में भी यू से बोला जाता है। ओवेर कप, ओमेन कप, ठीक है ना, ओवेर ओमेन, ठीक। तो ओवेर कप का जो संबंध है वो महिला बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है ना, महिला से संबंधित है। महिला बैडमिंटन, ओवेर कप किसको दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है ना। जबकि थॉमस कप पुरुषों से संबंधित है, पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। तो यहां पर क्या कर देते हैं? ओवेर कप। ओवेर कप का संबंध ओ से ओवेर और ओ से वोमेन, ठीक है ना। तो ये ओवेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है, थॉमस कप किससे? पुरुषों से संबंधित है, बैडमिंटन से, ठीक। चलिए ट्रिक नंबर 92। ट्रिक नंबर 92 है, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण कैसे याद करें? शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण हैं? 8 चरण हैं। उन 8 चरण को एक क्रम से कैसे याद करें, इसके लिए ट्रिक दिया गया है। यानी आप प्रधान के समधी हो। कुछ लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें किसी व्यक्ति को समझ में आ जाता है तो कहता है यानी आप प्रधान के समधी हो, तो कहते हैं हाँ मैं प्रधान के समधी ही हूँ, ठीक है ना। चलिए वो समधी है या नहीं है, लेकिन ट्रिक हम लोग का तैयार हो गया। तो या से हो जाएगा यम और नी से क्या हो जाएगा? नियम। यनी से क्या याद करना? या से यम, नी से नियम। आप याद हो गया तो आ से हो जाएगा आसन और पा से हो जाएगा प्राणायाम, ठीक। प्रधान अगर याद हो गया तो प्रा से हो जाएगा प्रत्याहार और धा से हो जाएगा ध्यान, है ना, ध्यान, ठीक है ना। और ध्यान धारणा इस तरीके से हो जाएगा, और धा से ध्यान भी हो जाएगा, धा से धारणा भी हो जाएगा, धा से ध्यान
और यहाँ पे धारणा, ठीक है ना, ध्यान धारणा, और जो 8वां हो जाएगा समाधि। ठीक, यानी आप प्रधान के समधि हो, तो ये अगर याद हो गया तो या से यम, नी से नियम, आ से आसन, पा से प्राणायाम, और प्रा से प्रत्याहार, धा से ध्यान, धा से धारणा, और सा से यहाँ समधि का मतलब क्या हो जाएगा, समाध। ये हो गए शरीर मन आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण एक क्रम से। ठीक, चलिए अब ट्रिक नंबर 93 की तरफ आ जाइए। वाटर पोलो ने कबड्डी के साथ नेट बॉल खेला। ठीक, अगर ये एक लाइन याद हो गया तो इससे ये पता चल रहा है कि इनमें 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में भी 7 होते हैं, और नेट बॉल में भी 7 होते हैं। यानी वाटर पोलो ने कबड्डी के साथ नेट बॉल खेला, 7 का मतलब 7 समझना है। ठीक, चलिए ट्रिक नंबर 94 की तरफ। 4 साल का पोलो 5 रुपए का बिस्कुट खाता है। बड़ा ही अच्छा काम है। यानी पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बिस्कुट से क्या समझना है, बास्केटबॉल। 4 साल का पोलो 5 रुपए का बिस्किट खाता है। 4 खिलाड़ी पोलो में होते हैं, 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में होते हैं। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। चलिए ट्रिक नंबर 95। 6 वाली रग्बी 15 रुपए में, यानी कि महंगाई भी तो बढ़ गई है। अब 6 वाली रग्बी कितने में मिल रही है, 15 रुपए में। ठीक, तो 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में, और रग्बी में होते हैं 15 खिलाड़ी। सबसे अधिक खिलाड़ी रग्बी में ही होते हैं, आपको पता होगा। तो 6 वाली रग्बी 15 रुपए में। ठीक, तो 6 वॉलीबॉल में होते हैं, वाली से क्या समझना, वॉलीबॉल, और रग्बी में जो है 15 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ लिखा हुआ खाबा है ना, खाबा नहीं, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ लिखने जा रहे हैं इसमें संख्या। इसमें देखिएगा खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो में जब लिखते हैं तो ये जो ऊपर मात्रा लगा ये 9, ठीक है ना। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें भी 9 होते हैं। तो मात्रा देख करके आप बता सकते हैं खो बे, है ना, खो बे। ठीक, तो इस तरीके से खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए ट्रिक नंबर 96 की बात करें, बेहद ही महत्वपूर्ण, अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। विश्व में प्रथम खेल कहाँ पर और किस वर्ष किया गया, एक लाइन जिसके द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, कैसे याद करना है, ओए ये नई राहें कई फुट ऊंचे है वे, थोड़ा चलना संभल कर। बोलना क्या है, कैसे बोलना है, ओए ये नई राहें कई फुट ऊंचे है वे, थोड़ा संभल कर चलना। ठीक, तो यहां से देखिए क्या होगा, ओए, ओ ए। ठीक, अब ओ से हो जाएगा प्रथम ओलंपिक, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से हुई थी, एथेंस से। ओ से प्रथम ओलंपिक खेल की शुरुआत, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत एथेंस से हुई 1896 में, इसका आयोजन किया गया। ठीक, ए नई राहें, ए नई, ठीक है ना। ए नई से क्या होगा, प्रथम, ए से हो जाएगा प्रथम एशियाई खेल का आयोजन, नई से हो जाएगा नई दिल्ली 1951 में आयोजित किया गया। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। राहें, है ना, राहें बदल दी। ठीक, रा से हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल, और हे से हो जाएगा हैमिल्टन। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में 1930 में किया गया था। राहें, ठीक, कई खाली याद हो जाए। प्रथम विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 से हुई थी, और कहां पर, इंग्लैंड से हुई थी। तो प्रथम क्रिकेट का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था 1975। तो कई से याद हो जाएगा, कई फुट ऊंचे, फुट ऊंचे अगर याद हो गया तो फुट से हो जाएगा फुटबॉल। प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 1930 में, ऊंचे से हो जाएगा उरुग्वे। फुट का मतलब फुटबॉल, ऊंचे से क्या हो जाएगा, उरुग्वे। प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन उरुग्वे से किया गया था 1930 में। हाय बे, ठीक है ना, हाय बे, कहते नहीं हाय बे, परेशान मत हो। हाय से जाएगा हॉकी, ठीक है ना, और वे से जाएगा बार्सिलोना। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन बार्सिलोना 1971 में किया गया था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं क्या, ओए ये नई राहें कई फुट ऊंचे है वे। ओ से ओलंपिक, ए से एथेंस, क्लियर, ए से एशियाई, नई से नई दिल्ली,
रा से राष्ट्रमंडल, हे से हैमिल्टन, का से क्रिकेट, ई से इंग्लैंड, फुट से फुटबॉल, ऊंचे से उरुग्वे, है से हॉकी, वे से बार्सिलोना। तो इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बड़े ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भाग नंबर 8 है। इस पर और भी फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा, वो भी ट्रिकी अंदाज में, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।